नमस्कार, मेरा नाम अर्चा जैन है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत विभाग में शोध छात्र हूँ। आज की मेरी प्रस्तुतिकरण का विषय है पाठालोचन, भारतीय ग्रंथों के पाठ निर्धारण के सिद्धांत एवं उपकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाठालोचन होता क्या है। हमारे पूर्व आचार्यों, ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान को वेद, पुराण, आगम आदि व्याकरण ग्रंथों में निहित किया। अब वह ज्ञान सिर्फ उन्हीं ग्रंथों और एक ही स्थान पर सीमित ना रहे, इस उद्देश्य से उनकी अनेक प्रतियां बनाई गई, उनकी प्रतिलिपियां बनाई गई। अब वो प्रतिलिपियां उन मूल लेखकों द्वारा नहीं लिखी गई, अनेक लिपिकारों द्वारा लिखी गई। तो स्वाभाविक है उनमें पाठभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अब वो पाठभेद जानबूझकर भी इंक्लूड किए जा सकते हैं और अनजाने में भी हो सकते हैं। अब पाठभेद उत्पन्न हुआ है तो उनको निवारण करने का भी हमें साधन पढ़ना पड़ेगा, उसी का नाम पाठालोचन है। पाठालोचन उस वैज्ञानिक पद्धति को कहते हैं जिसमें अशुद्ध पाठ से शुद्ध पाठ तक पहुंचने की प्रक्रिया सीखते हैं। इसको वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निश्चित सिद्धांतों और स्टेप्स को फॉलो करके अशुद्ध से शुद्धता की ओर ले जाता है। और वास्तव में यह जाना जाता है कि जो मूल लेखककार थे उसने क्या लिखा था, क्योंकि जो प्रतिलिपिकार है उनके द्वारा कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड ऑन हुआ है, कुछ रिमूव हुआ है। तो पाठालोचन से हम शुद्ध पाठ तक पहुंचने की पद्धति को जानते हैं। इस शोध के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम जो पाठालोचन के सिद्धांत हैं, उच्चतर और अवर, हायर एंड लोअर, उनका अध्ययन करेंगे। पाठ निर्णय करने में जो वंशावली ट्री स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसका अध्ययन करेंगे। आगम, पुराण, व्याकरण ग्रंथों में पाठभेद कैसे उत्पन्न होता है उनको भी हम जानेंगे। साथ ही जो पाठ निर्णय करने के जो सिद्धांत हैं, जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मेन पॉइंट ये भी हमें देखना है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। सब कुछ डिजिटलाइज होने के बाद भी कंप्यूटर असक्षम है पाठालोचन करने में, क्योंकि वो जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनका पूर्णतः संदर्भ, ग्रंथ, उनका एसेंस नहीं समझ पा रहा है, जिस कारण से वो पाठ को शुद्ध नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमें उसको पढ़ने की अति आवश्यकता है। सेकंड, जो पाठ दोष से अर्थ, सिद्धांत और व्याकरण ग्रंथों में विपरीतता उत्पन्न हो जाती है, उसका भी निवारण करने में हमें पाठालोचन करने की आवश्यकता है। साथ ही देखा गया है व्याकरण और दर्शन के जो ग्रंथ होते हैं, उनमें किसी भी एक वर्ण की न्यूनता या अधिकता होने पे भी अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। तो इस सिचुएशन पे हम ना पहुंचे, इसलिए भी हमें पाठालोचन पढ़ने की आवश्यकता है। अब पाठालोचन के प्रकार समझते हैं। पाठालोचन 2 प्रकार का होता है, उच्चतर और अवर, हायर एंड लोअर। उच्चतर पाठालोचन में बाहरी तौर पर अवलोकन करते हैं, जैसे कि मूल ग्रंथ के कर्ता कौन है, किस काल में उसका रचना हुई है, किस देश में उसकी रचना हुई है। नेक्स्ट, प्रक्षेप एंड विलोपन, हाउ मच कंटेंट इज एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द मेन कंटेंट, कितना पोर्शन प्रतिलिपिकार द्वारा ऐड किया गया है और कितना हटाया गया है, इसका भी हम अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट, विषय की प्रामाणिकता की परीक्षा, ये सब ओवरव्यू हम उच्चतर पाठालोचन में करते हैं। नेक्स्ट, अवर पाठालोचन में हम डीप स्टडी करते हैं पाठ को शुद्ध करने के लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिपिकार द्वारा लिखने में जो त्रुटियां हुई हैं उनका हम अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट, पाठ समीक्षा करके दोषों का निवारण करते हैं। दिस इज द मेन स्टेप। पाठ समीक्षा मीन्स यदि हमारे पास एक ही ग्रंथ की अनेक प्रतिलिपियां हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक आदर्श प्रतिलिपि चूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम बाकियों को शुद्ध करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम उसमें शैली, भाषा शैली, उसके जो भी हमारे मूल लेखक थे उसके क्या क्या फीचर्स और ग्रंथों में देखे गए हैं, जो कंटेंट है उसकी समीक्षा करके और दोषों का निवारण करेंगे। नेक्स्ट, वंशावली का निर्माण करेंगे। वंशावली एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम शुद्ध पाठ तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। अब वंशावली का निर्माण कैसे करते हैं हम वो समझते हैं।
जैसे हमने समझा ये ट्री स्ट्रक्चर है, तो एक वृक्षात्मक चित्र की फॉर्म में हम वंशावली का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिन भी पांडुलिपियों में समान त्रुटियां पाई जाती हैं उन्हें पहले एक शाखा में रखते हैं, और जिन पांडुलिपियों में विभिन्न त्रुटियां पाई जाती हैं उनमें उन्हें अलग शाखा में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास 4 पांडुलिपि हैं A, B, C एंड D, राइट। अब किसी कारणवश हम ये देखते हैं कि ए और बी पांडुलिपि में, लेट से एनी गाथा 57, उसमें कोई एक पंक्ति लुप्त है, लेकिन सी और डी में वो पंक्ति लुप्त नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ए और बी पांडुलिपि किसी समान पूर्ववर्ती पांडुलिपि से बनाई गई है, जबकि सी और डी पांडुलिपि एक्स प्रतिलिपि से नहीं बनाई गई है। आर यू गेटिंग? तो सी और डी हम क्या कहेंगे, किसी विभिन्न शाखा, लेट से वाई से जनरेटेड है, एंड ए और बी किसी एक्स शाखा से जनरेटेड है, जबकि एक्स एंड वाई भी अपने आप में किसी एक सेम पांडुलिपि, सेम ग्रंथ की ही प्रतिलिपियां हैं। गॉट इट? पीछे जो पीपीटी पॉइंट पेज था उसमें काफी डिस्कशन करेंगे। हाँ, वही सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर। उसमें यही लिखा है कि जो समान त्रुटियां वाली हैं उनको समान पूर्वज मानेंगे, और जो विभिन्न वाली हैं उनको विभिन्न शाखा में रख के। अब हमारे पास अनेक प्रतिलिपियां हैं, अनेक प्रतिलिपियों में अनेक अनेक पार्ट है। नाउ द मेन पॉइंट इज विच इज मोर रेलिवेंट टू द कंटेंट। अब हमें ये निर्णय करना है कि सबसे ऑथेंटिक पार्ट कौन सा है, किसमें से हमें लेके शुद्ध करना है ये वाली पांडुलिपि। तो उसके लिए हमें 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, कठिन पार्ट को ही सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंस देनी है। सेकंड, लघु पार्ट को ही इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो लिपिकार होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि कठिन को सरलता से लिखना, और जो लघु है उसको भी व्याख्यायित करके एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखना। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पूर्वाचार्यों ने शॉर्ट एंड टिपिकल पोर्शन ही लिखा होगा, ये तो लिपिकारों ने उसे एड ऑन करके अपने ज्ञान की प्रखरता से उसे और विस्तृत किया है। तो हम क्या मानेंगे कि कठिन पार्ट ही ऑथेंटिक है एंड शॉर्ट पार्ट ही ऑथेंटिक है। नेक्स्ट, जो हमारे लेखक की मूल शैली है, उसकी जो लिखने की कला है, उसका जो संदर्भ है, उसको देखते हुए भी हम ये जान सकते हैं कि यही वाला पोर्शन उस लेखक ने लिखा होगा। अब इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को एकांतिक रूप से ना मानते हुए हमें इस पे भी फोकस करना है। व्हाट इज? ये मानना है कि जो मूल लेखक द्वारा है वो ही ऑलवेज ट्रू नहीं होता। कई बार जो प्रतिलिपिकार होता है उसने भी कई बार सही जानकारी दी होती है। हम ऑलवेज ये नहीं कह सकते कि जो प्रतिलिपिकार ने लिखा है वो सर्वदा गलत ही होगा। तो यदि उन्होंने किसी चीज की व्युत्पत्ति की है, यदि हम वो किसी लॉजिकली उसको सही बता सकते हैं कि यस ये वाली प्रतिलिपिकार ने इस चीज को सही एड ऑन किया है, तो हम उसको भी फुटनोट में डाल के लिख सकते हैं, उसको प्रॉपर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ट्रूली पूर्वाचार्यों पर ही नहीं जाना है और ट्रूली इनको इग्नोर भी नहीं करना है। ठीक है? अब आगम व्याकरण ग्रंथों में पाठ भेद कैसे उत्पन्न होता है? जो पूर्व आचार्य या ऋषि मुनि हैं उनकी शैली मौखिक परंपरा और गोपनीयता रही है। मौखिक परंपरा मीन्स वो डिक्टेट करते थे और बाकी लोग लिखते थे। गोपनीयता मीन्स सूत्रात्मक शैली में होता था, काफी शॉर्ट फॉर्म में वो अपना डेटा लिखते थे। तो उस कारण जब लिपिकार या व्याख्याकर्ता उनको एक्सप्लेन करते हैं तो अपने ज्ञान के उतना संयोक्षम ना होते हुए उसमें तब पाठभेद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे ही मंत्रों में किसी भी वर्ण की न्यूनता अधिकता होते हुए भी अशुद्धि आ सकती है, तो तब भी पाठभेद उत्पन्न हो सकता है। जो हमारे पूर्व ग्रंथ हैं वो प्राचीन लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे हमने भी अभी पढ़ा है शारदा लिपि, ग्रंथ लिपि, इट्स वेरी टिपिकल टू ट्रांसलिटरेशन। तो यदि किसी संयुक्त अक्षर को समझने में हमें गलती हो जाती है तो भी विपरीत अर्थ जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से पाठ भेद उत्पन्न हो सकते हैं आगम ग्रंथों में। सिमिलरली व्याकरण ग्रंथों में कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही जो सूत्र हैं, व्याकरण के जो सूत्र हैं उनमें भी किसी स्वर,
का हलंत या अनुस्वार ये सब भी अशुद्धि हो सकती है। ऐसे ही टीकाकार जब इन ग्रंथों का व्याख्या करते हैं तो कई बार अलग अलग हम देखते भी हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या हमें देखने को मिलती है फॉर द सेम सूत्र। तो ये सब पाठ भेद ही जनरेट हो रहे हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाठालोचन केवल त्रुटियों को रिमूव करने का ही माध्यम नहीं है, इसके माध्यम से हम पूर्व आचार्यों ऋषि मुनियों के ज्ञान को भी संरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय ग्रंथ में विविध विविध प्रकार के ग्रंथ हैं, उन सब की पाठ भेद करने की प्रविधियां भी भिन्न भिन्न हैं। तो उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों के उनके मौलिक ज्ञान को संरक्षित रखना है। और जो विभिन्न हमने पाठ निर्णय की सिद्धांत पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़े हैं, उनको भी लॉजिकली और उन सबको भी हमें यूज करके अपने जो पाठ भेद हैं उनको रिमूव करके पाठालोचन करना चाहिए। थैंक यू।